पांडे शाम के 7 बजेगा। असल नतीजे 24 तारीख को। 24 तारीख से पहले एग्जिट पोल के जरिए जवाब, असल नतीजों की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है। महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, किसको कितनी सीटें, 288 सीटें, बीजेपी 144 से 150, एनडीए को अकेले 194 से 203 यानी 200 के पार, यूपीए सिर्फ 79 से 84, अन्य के हिस्से में 6 से 10 सीटें। महाराष्ट्र की ये बड़ी तस्वीर पिछली बार की तुलना में बीजेपी और एनडीए को कहीं ज्यादा बड़ी जीत, और कोई बड़ी बात नहीं अगर बीजेपी को अकेले भी बहुमत मिल जाए। लेकिन इस बीच आप तस्वीर देखिए पार्टी वाइज, एनसीपी को 34 से 39 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सर्वे ये कहता है, यानी हमने जो सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, वो दिखाता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 144 से 150, सीएनएक्स का एग्जिट पोल 130 से 140, एक्सिस का एग्जिट पोल 109 से 124, और जन की बात का एग्जिट पोल कहता है 135 से 142। और पोल ऑफ पोल्स यह है, यानी शाम 7 बजे की बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स यानी सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल, 135 अकेले बीजेपी को, शिवसेना को 71, कांग्रेस को सिर्फ 31, एनसीपी को सिर्फ 35, अन्य के हिस्से सिर्फ 16। यानी अगर बीजेपी और शिवसेना को मिला लिया जाए तो पोल ऑफ पोल्स भी यह कहता है, यानी तमाम चैनल्स, तमाम एजेंसियों के अगर एग्जिट पोल के नतीजों को मिलाकर उनका एवरेज अगर निकाल ले तो भी बीजेपी और शिवसेना यानी एनडीए 200 के पार जाती दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल को लेकर। जाहिर सी बात है राकेश, ये तस्वीर साफ बताती है कि कहीं ना कहीं संकेत ये दिख रहा है कि प्रचंड बहुमत की ओर दोनों ओर एनडीए, हरियाणा हो या महाराष्ट्र। और अब महाराष्ट्र को लेकर पोल ऑफ पोल्स की हमने बातचीत की, ये बड़ी तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर की चर्चा लगातार अगले 2 दिनों में होगी और फिर इसी तस्वीर को लेकर आगे बढ़ेंगे 24 तारीख को जब असल नतीजे सामने आएंगे। तो मनीषी जी, जाहिर सी बात है, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर चौगावकर। जी हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील देश रतन निगम, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ हमारे अपने अजीत मंडोला साहब, क्षेत्रीय चैनलों के राजनीतिक संपादक। हमारे साथ शिवम, जो कि पोल स्टैट से आते हैं, जिन्होंने ये सारी जो कवायद थी शिव ने ये पूरी की है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हमें इन्हीं से करना चाहिए कि आखिर क्या आधार था, कैसे ये आंकड़े आए और किन किन बिंदुओं पर ज्यादा गौर किया गया। थैंक यू। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग एग्जिट पोल करते हैं, बहुत रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं ताकि कोई भी उसमें बायस ना आए, और यही कोशिश करते हैं कि जितने अलग अलग विचारधारा हैं उन सब की विचारधारा हम लोग रिकॉर्ड कर सकें और दर्शकों को दिखा सकें कि सबसे सही और सबसे सटीक क्या नंबर्स आ सकते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र में कम से कम 25,000 से ज्यादा लोगों को सैंपल में लिया, करीबन 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की। हरियाणा में हमने 10,000 से ऊपर रिस्पोंडेंट्स लिए, और जिसमें से 58 कॉन्स्टिट्यूंसी हमने कवर की। और इसी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी डेटा हमारे पास आए वो अनबायस्ड है, जिसको और किसी को भी हम लोग पहले से बता के नहीं भेजते हैं कि किसको कैसे क्या पूछना है। वो सब एक क्वेश्चनर के थ्रू होता है, जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव और सटीक हमें परिणाम मिले। जी, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जी हाँ, महाराष्ट्र के प्रवक्ता संजय दुबे नागपुर से मौजूद हैं। संजय जी, जो तस्वीर आ रही है उसमें आपके लिए बेचैनी और खुद को प्रासंगिक बनाए रखना, ये जाहिर सी तस्वीर साफ दिखाई देती है। मुझे लगता है राकेश, संजय दुबे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, हमारे साथ अजीत मंडोला साहब हैं। अजीत साहब, महाराष्ट्र की ये तस्वीर आपने अपेक्षा की थी, जैसा कि अभी शिव भी बता रहे थे। लेकिन मैं बराबर कह रहा हूं कि जो 19 के लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल देश में बना है, और उसके बाद अनुच्छेद 370 जिस तरीके से मोदी सरकार लाई है, उन्होंने कश्मीर से धारा को खत्म किया है, कहीं ना कहीं जो माहौल था वो पूरी तरीके से बीजेपी में होता जा रहा था। और उसका नतीजा ये है कि, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इसमें मैं कहूंगा कि दोषी या जिम्मेदार है वो विपक्ष है। विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष पूरी तरीके से बंटा हुआ था। विपक्ष तय नहीं कर पा रहा था कि उसको चुनाव लड़ना है, करना क्या है,
और उसका नतीजा ये है कि आज जो विपक्ष छिन्न भिन्न हो गया दोनों राज्यों में। अगर कांग्रेस 10 से नीचे अपनी सीटें लाती है, सिंगल डिजिट में आती है, और महाराष्ट्र में भी अगर यही परिणाम आते हैं जो आप हम लोग दिखा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये कांग्रेस के लिए बहुत अशुभ संकेत है। क्या होगा इसके बिल्कुल अशुभ संकेत है, और इसी बात को आगे उठाओ, टूट भी हो सकती है पार्टी में, मैं यहां तक कह रहा हूं इस बात को। ठीक है देशरथ निगम जी, एक सवाल आपसे, कमेंट आपका भी, क्या विपक्ष की ये बुरी स्थिति उसकी हताशा का नतीजा है? देखिए, विपक्ष खोखला है और बटा हुआ, जैसे साफ बताया गया। दूसरा, यहां तक कि उनके कई ऐसे वक्तव्य आए जो कि राष्ट्र विरोधी भी थे। तो साफ है, जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है और उनको उठना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और जैसा बोला गया कि वहां से लोग निकलना शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी आपने एक धारा देखी, लोग निकल रहे हैं बहुत जगह से, और पार्टी के विरोध में भी लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको अगर स्मरण होगा, लोकसभा के पहले अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में ही उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन हो जाता है, फिर उसके बाद वो आ जाते हैं, तो जो भगदड़ मची थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, हालांकि अंतरकलह यही नहीं थी, बीजेपी में भी थी, क्योंकि जिस रफ्तार से लोग आ रहे थे, दरवाजे खोल दिए गए थे। अमित शाह ने तो एक बयान तक दिया था, अगर हमने पूरे दरवाजे खोल दिए तो विपक्ष में नेता नहीं बचेगा। सही, एकदम सही बोल रहे हैं। और देखिए, वो भगदड़ किस लिए हो रही है, इसमें बीजेपी का योगदान लोग समझ रहे नहीं, उसमें उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, कांग्रेस का, जहां पे जिसको बोलते हैं नीति शून्यता है, जहां पर उनको ये नहीं मालूम है कि कब क्या बोलना है। अगर कोई घटना हमारी आर्मी करती है और वो जवाब पाकिस्तान को देती है, तो उन्हें ये नहीं पता कि उसका जवाब क्या देंगे। तो वो ऐसा, जनता को ऐसा लगता है कि इस नेतृत्व को तो हमको लाना ही नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा बाहर रखना चाहिए। और ये एक परमानेंट चीज बनती जा रही है। ऐसा नहीं कि ये इसी इलेक्शन में है, आप लोकल लेवल का इलेक्शन देख लीजिए या आप राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन देख लीजिए, धीमे धीमे जनता इनको साफ कर रही है। ठीक है, देखिए, लोकसभा चुनाव के टाइम पे एयर स्ट्राइक को लेकर बालाकोट को, उसको कश्मीर के मसले को जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए, उनके लिए घातक हुआ, उससे भी सबक नहीं लिया इन्होंने। जब अनुच्छेद 370 का मामला हुआ पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि हमें क्या बोलना है। पहले दिन राज्यसभा में जब ये पूरा फैसला हो गया, अगले दिन लोकसभा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, पूरी तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई थी। गुलाम नबी आजाद उनके इतने वरिष्ठ नेता हैं, पी चिदम्बरम। इसके साथ एक और बात है, मैं चाहूंगा एक बड़े समेत जी का कमेंट है कि विपक्ष खत्म हो रहा है तो देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं देश की राजनीति को, ये बड़ा दुखद है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। नहीं राकेश, एक चीज आप समीर जी की बात कह रहे थे, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, तो इन पे दोहरी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की। ठीक है, एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं संजय जी का भी रुख करूंगा। कमेंट ये कि क्या इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है महाराष्ट्र में कि उनके आसपास कोई नहीं, क्योंकि लगातार पिछले सालों में केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र की बातचीत हुई। 44 साल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो दूसरे सीएम बने महाराष्ट्र में। अब स्थिति यह है कि सब कुछ फडणवीस फैक्टर के आगे फेल है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस को सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप देखेंगे कि वह कभी भी प्रदेश में किसी भी मंत्री पद पे नहीं रहे हैं, वो विधायक रहे। और जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुझे लग रहा है यह जो निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया था वह 100% सही था। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से, जिस तरीके से साफ सुथरा प्रदर्शन दिया, संगठन को मजबूत किया, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, विपक्ष को तोड़ा और लगातार संगठन को मजबूत करने और नरेंद्र मोदी के काम। समीर जी, आप ही के शहर नागपुर लिए चलते हैं, जहां से कांग्रेस के प्रवक्ता संजय दुबे जुड़े। संजय जी, आपने आंकड़े देखे, बेचैनी बढ़ना लाजमी है। जी मनीष जी, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े जो है ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और अभी मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की जनता पिछली 2014 से लेकर 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने यहां महाराष्ट्र में जन विरोधी कार्य किए हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, ये आने वाले चुनाव के जो फल आएंगे उस पर आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन संजय जी क्यों न माने कि ये जो तस्वीर सामने आई है एग्जिट पोल के नतीजों की, इसकी आशंका पहले से प्रबल थी। आपके दर्जनों नेताओं ने पार्टियां छोड़ी हैं, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ शिवसेना में चले गए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ और संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा है,
आप बखूबी याद किए होंगे, एक एक बातें संजय निरुपम की याद होंगी। कांग्रेस के अंदर इतनी फूट, कई धड़े टूटे बिखरे, और टूट होगी। अब बताऊं मैं आपको ना, असली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है, ये एक प्रेशर और दबाव तंत्र के तहत इनके खिलाफ जो भी विरोधी पार्टी है उनके नेताओं को दबाव तंत्र का उपयोग करके और ये अपनी राजनीति कर रही है। और उसी का परिणाम है कि जो कांग्रेस से और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो लोग, जो नेता मंडली जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई है। नहीं, ये एक और तस्वीर भी तो हो सकती है ना कि उन नेताओं को कांग्रेस के साथ अपना अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन होती जा रही है, उन मुद्दों पर सवाल उठा रही है, प्रश्न चिन्ह उठा रही है, जिस पर शायद कांग्रेस को एक नेशनलिस्ट स्टैंड लेकर कायम रहना चाहिए था। नहीं दुबे जी, सबसे आपसे क्यों मैदान छोड़ के भागे? राहुल गांधी ने मैदान क्यों छोड़ा, फिर क्यों वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने मैदान नहीं छोड़ा। राहुल गांधी कांग्रेस के अनुशासित सिपाही की हैसियत से अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। यदि वो मैदान छोड़ के भागे, आपका यह कथन है, तो मैं इससे आपके इस कथन से असहमत हूं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 4 सभाएं की है। सिर पे फैसला नहीं कर पा रहे राहुल गांधी ना सोनिया गांधी। अभी तो देखिए 2 राज्यों के चुनाव में, अभी हरियाणा को लेकर कब फैसला करा कांग्रेस ने? अब दिल्ली में चुनाव होना है, 1 महीने बाद दिल्ली का कप्तान कौन होगा तय नहीं कर पा रही है। आपकी अंतरकला आपको भारी पड़ रही है दुबे जी, आपकी अंतरकला आपको भारी पड़ रही है। आप अपने केंद्रीय नेतृत्व का इतना, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो भी ऐन चुनाव के पहले। अशोक चौहान को चुनाव लड़वा दिया आप लोगों ने लोकसभा का। जी, सुनिए ना, अब आप मेरा जवाब सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी नागरिकों के सवालों को लेकर मैदान में उतरती, पहली बात। और क्यों तकलीफ है किसी को कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कार्याध्यक्षों की बढ़ोतरी की है? क्या तकलीफ है? यदि हर रीजन में एक कार्याध्यक्ष देकर यदि वहां पर पार्टी का संगठन मजबूत किया जा सकता है, यदि वहां पर कांग्रेस को सिस्टम को चुस्त किया जा सकता है, तो क्या तकलीफ इस बात की कि आपका राहुल गांधी का बनाया ये फॉर्मूला नहीं, और मैं तो मंडोला जी ये कहता हूं कि ठीक है, इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 4 अध्यक्ष रखने हैं, 10 अध्यक्ष रखने हैं, ये कांग्रेस पार्टी जाने और कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करे। लेकिन एक रिसेंट मुद्दा और किस तरीके से कांग्रेस के अंदर का जो दोफाड़ था खुलकर सामने आया और कड़े खुलकर सामने आया। राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करते हैं राफेल को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तमाशा, संजय निरुपम कहते हैं शस्त्र पूजा तमाशा कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये इस देश के नागरिकों के, इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें ये आशंका थी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले शस्त्र पूजा को तमाशा बता दिया, ठीक उसी तरह शस्त्र पूजा को तमाशा बता दिया। सुनिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय पे संजय जी आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता शायना एनसी भी जुड़ चुकी हैं। शायना जी, आपका स्वागत है। शायना जी, आवाज आ रही है? शायना जी, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और बहुत अच्छे ढंग से आ रही है। जी, आपको एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में फिर शाइन होने वाली है। 100% हम मानते हैं कि आज परिस्थिति ये है कि लोगों ने एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार के लिए एक वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे मुख्यमंत्री की छवि और जो नॉन करप्ट गवर्नमेंट रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता सब जानते हैं, लेकिन आज 370 भी एक भावनात्मक मुद्दा है। जमीनी स्तर पे जलयुक्त शिवार हो या फिर पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, उज्ज्वला, ये सभी से बहुत फायदा हुआ है महाराष्ट्र की जनता को, और उन्होंने इस वजह से एक प्रगतिशील सरकार, स्थिर सरकार और नेतृत्वशील सरकार को वोट किया। और रही बात जो चर्चा हो रही है, ठीक है शाइना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें तो जो आवाज इको कर रही है वो शायद इको ना करे।
तो वो बेहतर होगी, क्योंकि यहां से जो आवाज बनी। और रही बात जो चर्चा हो रही है ठीक वोटिंग है परसेंटेज, शाइना एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें तो जो आवाज इको कर रही है वो शायद इको ना करे, तो वो बेहतर होगी, क्योंकि यहां से जो आवाज मनीष जी या फिर मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो पहले वो आवाज वहां पर आपको सुनाई दे रही है, इको कर रही है, गूंज रही है, और उसके बाद आप अपना जवाब रख रही हैं। तो अगर टीवी का वॉल्यूम कम होगा तो शायद बेहतरी होगी। और दूसरी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों की जगह एग्जिट पोल है, तो बधाई आज आप स्वीकार करने वाली हैं या फिर 24 तारीख को आपको बधाई दी जाए? देखिए, बधाई तो आप अभी दे सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल से एक चीज स्पष्ट है, वो है भारतीय जनता पार्टी की जीत। और हाई वोटिंग टर्नआउट जब होता है तो वो रहता है एंटी इनकम्बेंसी का वोट, और जब लो वोटर टर्नआउट है तो वो लोग वैसे भी खुश हैं हमारे शासन से। और जो मोदी जी की बात करें तो जो रैलीज रही महाराष्ट्र में, वो जनादेश जो देखने मिला, लोकप्रियता जो है, देवेंद्र जी की जो साफ सुथरी छवि है, मैं मानती हूँ कि वो अपरंपार है, जहां कांग्रेस और एनसीपी ने आपका एक बड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। शाइना जी, बड़े ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक सवाल है, आप शिवसेना के ठाकरे परिवार के भी करीब हैं, आप बीजेपी की नेता हैं। सवाल है कि जो आंकड़े बता रहे हैं 144 से 150, आप अपने बूते भी सरकार बना सकते हैं, तो क्या छोटा भाई जो इन चुनावों में बन चुकी है ठाकरे परिवार, शिवसेना, उसको साथ लेने की जरूरत दिखेगी आपको? मनीष जी, आप दो चीज जानते हैं। पहले तो ये एक आज का अलायंस नहीं है, 25 साल पुराना है, एक आइडियोलॉजिकल विचार है हिंदुत्व को लेके, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। एक मंत्र सिर्फ नहीं है, लेकिन सही मायने में जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में, तो एक भूमिका है जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है महाराष्ट्र की जनता के लिए। रही बात, हम हैं बड़े भाई, ये स्वीकार करना पड़ेगा हर एक राजनीतिक दल को। प्रियंका, हमारे वोट शेयर को लेकर हमारी अगर वो होती तो मेरे ख्याल से और बेहतर होती है बात। जो आप हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये अलायंस रहेगा, ये अलायंस बिल्कुल रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, और ये तो स्पष्ट हुआ है आंकड़े को भी लेके और जनादेश को भी। शाइना जी, मैं समीर चौगावकर बोल रहा हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लेकिन आपके सहयोगी शिवसेना की सीटें बहुत कम हो रही है। जो पिछली बार 63 सीटें जीती थी, इस बार उनकी सीटें आपके सहयोग के बाद भी बहुत कम दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, शिवसेना की सीटें कम होने का कारण क्या है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषण तो आप करते हैं, हम नहीं करेंगे। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं एक राजनीतिक दल का। जहां तक हमारा दल का सवाल है, 11 करोड़ सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर्स हैं, और ये अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है कि एक एक पोलिंग बूथ पे जहां हमारे एक व्यक्ति ने, चलिए ठीक है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब, आपने अमित शाह का नाम लिया तो वो तस्वीरें याद आ गई। जब कभी लगता था कि गठबंधन का क्या होगा, अमित शाह मातोश्री पहुंचते या फिर मुंबई में मुलाकात हो जाती उद्धव ठाकरे से। नहीं, अब तो मुझे लगता है ये तो हो गया था, अमित शाह मिलने भी नहीं गए। अब तो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने पिछले 5 साल में कई बार आंखें दिखाई, अब तो शायद उससे बहुत ज्यादा छोटा बनाकर रखेगी बीजेपी। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनादेश जनता ने तय किया है। जनता तय करती है कि किसकी स्वीकारता है और किसकी नहीं। और जलयुक्त शिवार जैसे मुहिम जो देवेंद्र फडणवीस जी ने चालू किया, जहां 22,000 गांव तक पहुंचे, इसमें भी एक लोकप्रियता है। महाजनादेश यात्रा की भी एक भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक का भी एक योगदान रहा है। कोई आतंकवादी हमला नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई कम्युनल राइट नहीं। तो ये सभी फैक्टर्स जब जुटते हैं तब ठीक है, इन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे शाइना, इन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर ब्रेक भी लेना है। ब्रेक ये बताते हुए कि एक बार फिर से एग्जिट पोल के नतीजों के आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर हमने चस्पा कर दिए।